दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आया था बिजनौर और बिजनौर के धामपुर में रहा थोड़ी देर। फिर वहाँ से मैं नगीना गया। नगीना एक्चुअली बिजनौर क्षेत्र जो है ना ज़िला, इसमें दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, एक बिजनौर है और दूसरा नगीना। नगीना इन दिनों बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि एक तो नाम बड़ा खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा नाम नगीना, और बहुत छपता रहता है अखबारों में। दोस्तों नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए और चर्चा का विषय बन गया है। अभी मैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हूँ। चंद्रशेखर अभी पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे रास्ते चलते हुए कुछ बात करूं। युवा पीढ़ी के अम्बेडकराइट्स में जो दलित और बहुजन आंदोलन से जुड़े हैं उसमें ये सबसे प्रमुख नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी उतनी मजबूत, उतनी ताकतवर नहीं अभी है। लेकिन सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद चंद्रशेखर आज़ाद कि वो क्या कहते हैं। चंद्रशेखर जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे नगीना में, इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं ईस्टर्न यूपी के गोरखपुर में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस नगीना क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो सीरियसनेस की ज़रूरत है वो आप समझ रहे हैं, क्यों नहीं आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म चुना जिससे कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए? क्योंकि आप एक प्रमुख चेहरे हैं, पार्लियामेंट में जाने से आपको ही नहीं आपके समाज को बहुत फ़ायदा होता। तो बड़े प्लेटफॉर्म को चुनने में क्या ऐसी बात हुई जो नहीं हो पाया? मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें हमारी बचपन से जवानी आ गई आपको देखते देखते, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। इंडिया अलायंस का एक व्यक्ति बताया जिससे मैंने बात ना की हो कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहता हूं, और मुझे एक ही सीट लड़नी है, एक से ज़्यादा सीट नहीं लड़नी। क्यों? वो भी इसलिए लड़नी है क्योंकि मैं भाजपा को भी रोकना चाहता हूँ, और मैं अपने आंदोलन की आवाज़ भी बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली, मैंने किसी सदन में किसी के मुंह से नहीं सुना जिसने कहा हो कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है, कि जो इतने लोगों का नेतृत्व कर रहा है उस पर गोलियाँ चल रही। तो 4 गोली खाकर भी मैं जिंदा हूँ, और मैंने सबकी आवाज़ उठाई, सबकी आवाज़ बनने का प्रयास किया। मैंने इंडिया अलायंस के सभी लोगों से बात की, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से बात की, मैंने शरद पवार जी से बात की, मैंने जो है और भी जो लोग थे जो भी इसको लीड कर रहे थे, मैंने सबसे बात की। और बात करने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं चाहते कि मैं इस अलायंस का हिस्सा रहूं। अखिलेश यादव के आपसे रिश्ते बहुत अच्छे थे एक ज़माने में, और मैं समझता हूँ अभी भी अच्छे होंगे। बीच में विधानसभा का जब चुनाव हुआ कुछ गफलत हुई जिसकी वजह से सब समस्याएं भी कुछ पैदा हुई सीटों को लेकर। तो इस बार क्या गफलत हुई कि वो आपको उन्होंने निराश किया, खासकर नगीना से, और किसी दूसरी सीट का प्रस्ताव दिया? ये क्या सच क्या है? देखिए, ना उन्होंने मुझे किसी दूसरी सीट का प्रस्ताव दिया व्यक्तिगत रूप से, ना उन्होंने मुझे जो उन्होंने वादा 1.5 साल पहले मुझसे किया था और फिर वो उससे हट गए, ना मैं उस पर उनको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा प्रयास था, उनका प्रयास होना, और मेरा प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी रुके। इसलिए 2022 में भी मैं उनके पास गया था। तब उन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगा दिया था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर किसी का फ़ोन आया। मैं चुप हूँ क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता कि वो फ़ोन किसका था। अगर मैं बता दूंगा तो शायद बहुत जो है चर्चाएं होंगी। मैं किसी के फ़ोन पे काम करने वाला आदमी नहीं, लेकिन इस बार तो मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। तो फिर आपने मुझे एक सीट पे मदद क्यों नहीं की? क्या अखिलेश जी इसका जवाब दे सकते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप एक दलित मूवमेंट की नई आवाज़ हैं, और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि बहुजन जो बिखर चुका है, आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें भी बड़ा बिखराव है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूं कि चुनाव में लड़ना जीतना एक बात है, लेकिन बहुजन आंदोलन को एकजुट करना एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो क्या अभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि नगीना सीट पर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे कि एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज की तरफ से हो? ना तो मैं समाजवादी पार्टी को रोक पाया, ना बहुजन समाज पार्टी को रोक पाया। और कितना लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ा था तो भी इन सब पार्टियों ने अपने उम्मीदवार वहाँ उतारे थे। ये इस बात का उदाहरण है कि कौन किसको रोकना चाहता है। और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी प्रयास में हूँ कि अगर कोई इस तरह का वो एक ब्रॉड वो बने तो मैं उसमें मदद कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने के सारे सच लोगों के सामने आने चाहिए कि चंद्रशेखर कभी नहीं चाहता था कि वो इस लाइन का हिस्सा ना बने, और हमेशा मैंने प्रयास किया। लेकिन
जिस तरह से मुझे नंदाज कर दिया गया, मेरे समाज को और मुझे कमज़ोर आंका गया, फिर मुझे मेरे ऊपर ये मेरे जिम्मेदारी बनती थी कि भाई मैं अपने आंदोलन की आवाज़ बनूं। इसलिए जैसे आपने कहा कि हार जीत अलग बात है, लेकिन बहुजन आंदोलन एकजुट होना चाहिए। उसके लिए मैंने बहन जी से भी मिलने का प्रयास किया, उनको भी पत्र लिखे, उनको भी फ़ोन कॉल किए, और भैया से भी जो है तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के दिलों में हैं। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई वो नहीं, उन्होंने मुझे मदद नहीं की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि जिस मकसद में वो लगे वो कामयाब हो। मैं किसी को बुरा नहीं कहता और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मेरे संत गुरु महापुरुषों ने मुझे सिखाया नहीं। मैं आज भी उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि वो जिस काम के लिए, जिस मकसद से राजनीति कर रहे हो कामयाब हो। लेकिन मैं अपने लोगों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को, महिलाओं को, किसान कमज़ोरों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा हूँ और मैं जब तक लड़ता रहूँगा जब तक हम लोग कमज़ोरों की मजबूत आवाज़ जो है लोकसभाओं में, विधानसभाओं में और देश और प्रदेश स्तर पर मजबूत आवाज़ें नहीं खड़ी कर देते। आप अपने सभा स्थल पर आ गए हैं। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं जो मेरा सवाल है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई सूरत हाल ऐसा है जिससे कि जो एक डिवीज़न ऑफ वोट्स जो है हो सकता है और बीजेपी को फ़ायदा भी हो सकता है? आप जैसे लोगों का कहना है कि संवैधानिक लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा बीजेपी की आज की सरकार से है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ नई पहल होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई? देखिए, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को जो बचाना चाहता है वो सड़कों पर लड़ रहा है। उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो मुकदमे भी झेल रहा है, गोली भी खा रहा है, लाठियाँ भी खा रहा है, जिसके पैरों के नाखून भी खींच लिए गए और हर कमज़ोर की आवाज़ बन रहा है। लेकिन एक 543 में से एक सीट भी दलित नेतृत्व के पास, उनके उस अलायंस के पास नहीं थी। इसका जवाब भी उन लोगों को देना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। किसने किसको मना किया, इसके बारे में जो जनता देख रही है, किस तरह से मेरी मेहनत को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और जनता इस सीट पे कोई भी वोटों का बिखराव नहीं करेगी। उन्होंने मन बना लिया कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे। आप मेरी सभा को देख सकते हैं। मेरे साथ झगड़ा ये है कि मैं ज़्यादा जगह जा नहीं पा रहा हूँ। मुझसे लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हो, और लोगों को काम करने के लिए वर्कर भी नहीं मिल पा रहा। ये फ़र्क है, आप देख लो। 2 घंटे आप रहोगे तो आपको पता है 10,000 लोगों से मैं यहाँ मिल जाऊँगा। धन्यवाद।